हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मौर्य साम्राज्य उसके बाद के सारे वंश जो लिए थे। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात की थी गुप्त साम्राज्य की, तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त के बारे में हमने पूरी चर्चा की थी। तो वो हमारा गुप्त साम्राज्य गुप्त काल था, तो वहां पे हमारा पूरा वो हो गया था। अब उसके बाद जो वंश आने वाला है वो है वाकाटक वंश। तो हम बात करेंगे आज वाकाटक वंश की। वाकाटक वंश में कौन था, इसकी स्थापना किसने की थी, इसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, तो आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम वाकाटक वंश की बात करें तो वाकाटक जो वंश था इसकी स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने। इसकी स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी सन 255 ईस्वी में लगभग। ठीक है, वाकाटक वंश किसने की थी इसकी स्थापना, या संस्थापक कौन थे इसके? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति लगभग 255 ईस्वी में। ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि बस इनके संस्थापक थे इसलिए इनको याद रखा जाता है, इन्होंने ऐसे ज्यादा कुछ काम किए नहीं थे। इसके बाद जो इनके लड़के आए प्रवरसेन, इसके बाद विंध्य शक्ति के जो लड़के थे प्रवरसेन, यहाँ पे कह सकते हो इनके उत्तराधिकारी। ठीक है, प्रवरसेन, इनको सम्राट की उपाधि दी गई थी। इन्होंने थोड़े अच्छे काम किए तो इनको सम्राट की उपाधि दी गई थी, और ये लगभग उन्होंने 60 साल शासन चलाया, सन 275 से लेकर 335 ईस्वी तक इनको सम्राट की उपाधि दी गई थी। सम्राट की उपाधि। देखो दोस्तों, ये हमारा क्रैश कोर्स है जैसे कि हम जानते हैं, बस मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपको याद रहे। मेरा मोटिव पूरा इसका स्टोरी लेने का नहीं है, जब उसकी बात आएगी तो हम वो भी बात करेंगे। अभी क्रैश कोर्स के हिसाब से इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये बताते जा रहा हूँ। तो प्रवरसेन सम्राट की उपाधि इनको मिली थी, इनके भी ज्यादा कुछ वैसे काम नहीं थे। जब प्रवरसेन का जब शासनकाल खत्म हुआ तब यह शासन था, इनका जो वंश था वो दो शाखाओं में विभक्त हो गया, दो शाखाओं में बट गया। एक शाखा थी जिसमें प्रधान शाखा और दूसरी शाखा थी वसीम शाखा। तो ये हो गया प्रधान शाखा और दूसरा वासीम शाखा। ठीक है, इस वासीम शाखा को वत्स गुल्म भी कहा जाता है। वत्स गुल्म, वत्स गुल्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक जगह का नाम है वत्स गुल्म, यहाँ पर ही दूसरी शाखा का स्थापना हुई थी। ठीक है, वासीम शाखा की वत्स गुल्म है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है तो वत्स गुल्म हो गया। तो पहली शाखा हो गई प्रधान शाखा, दूसरी शाखा हो गई वत्स गुल्म शाखा। जैसा कि हम जानते हैं प्रवरसेन जो थे, प्रवरसेन 1 कर देना इसको, प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, इससे बाद में भी ये प्रवरसेन और आए। तो प्रवरसेन जो प्रथम थे, इनके दो लड़के थे, एक थे रुद्रसेन और दूसरा सर्वसेन। तो जो रुद्रसेन थे उनको तो ये वाला प्रधान शाखा का पूरा संस्थापक बना दिया गया था, ये संभालने लगे थे। और जो सर्वसेन थे वो वसीम शाखा के पूरे संस्थापक माने जाते थे। तो मतलब इनने वसीम शाखा का पूरा देखभाल की। तो इसकी बात करते जैसे कि प्रधान शाखा की, तो प्रधान शाखा के जो संस्थापक माने जाते थे वो कौन थे? प्रधान शाखा के रुद्रसेन। जैसे कि हम जानते हैं 275 से 335 तक इनका काल खत्म हो गया था। तो रुद्रसेन है, रुद्रसेन का काल 335 से लगभग इन्होंने 25 साल शासन संभाला, 360 ईस्वी तक, 335 से 360 ईस्वी तक। अब रुद्रसेन आए, रुद्रसेन के बाद इनके लड़के थे प्रवरसेन द्वितीय। तो उनकी मृत्यु बहुत जल्दी, सॉरी, रुद्रसेन आए थे, रुद्रसेन द्वितीय, इनके लड़के रुद्रसेन द्वितीय आए थे। तो उनकी शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे गुप्त साम्राज्य के, उनकी लड़की प्रभावती से उनकी शादी हुई थी। लेकिन क्या हुआ था, शादी को कुछ दिनों बाद ही वो चल बसे, या एक आध साल कह सकते हो, वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद उनके जो लड़के थे वो छोटे छोटे थे, लड़के भी छोटे छोटे थे, कुछ सालों में ये निकल गए थे, 10-12 जो भी है। तो उनके लड़के छोटे छोटे थे तो वो शासन नहीं संभाल सकते थे। तब वो शासन संभाला प्रभावती ने, और किसके संरक्षण में रहते हुए? गुप्त के संरक्षण में रहते हुए। क्योंकि हमें जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि उसी की लड़की प्रभावती थी, तो उसने अपने पिताजी से थोड़ा संरक्षण करके इस राजवंश की क्या की? देखभाल की।
तो इसके बाद आई थी प्रभावती। इसके बाद प्रभावती, यही किसके संरक्षण में रहते हुए काम किया इन्होंने, गुप्त संरक्षण के साथ रहते हुए काम किया। तो इसको ही, इस काल को ही क्या कहते हैं, वाकाटक और गुप्त का स्वर्ण काल कहा जाता है। वाकाटक और गुप्त का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? दोनों में मित्रता टाइप की बहुत अच्छी सी हो गई थी, वो यही शासन चला रहे थे। अब हुआ क्या, प्रभावती का काम हुआ। इसके बाद इनके जो लड़के थे, एक था दिवोकर, एक था दिवाकर, एक दामोदर। तो इनके जो लड़के थे पुत्र, एक था वो दिवाकर, एक दामोदर, एक दिवाकर एक दामोदर, दिवाकर और दामोदर। तो ये दामोदर था, वो था बड़ा लड़का, दामोदर बड़ा लड़का। अब कुछ साल बाद बीत गए, तो जैसे कि प्रभावती ने शासन संभाला, तो हम कह सकते हैं 410 ईस्वी तक इन्होंने शासन संभाला। 390 से 410 तक शासन संभाला। 410 में फिर इनके बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, तो फिर उनका बेटा आया कौन, दामोदर। तो दामोदर जब सत्ता में आया, तो उसने अपना नाम प्रवरसेन द्वितीय रख लिया। तो प्रवरसेन के द्वितीय के नाम से उसने शासन पूरा संभाला। उसके बाद कौन आए, प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय आए कब, 410 तक ये थे, तो 410 से कह सकते हो 410 से 440 ईस्वी तक प्रवरसेन द्वितीय आए। तो इन्होंने शासन संभाला, कौन थे, दामोदर ही थे। उन्होंने बस जब गद्दी पे बैठे तो अपना नाम क्या रख लिया, प्रवरसेन द्वितीय रख लिया। इसके बाद फिर आए नरेंद्र सेन आए, नरेंद्र सेन के बाद जो सबसे लास्ट राजा माने जाते हैं वो कौन है, नरेंद्र सेन के बाद जो सबसे लास्ट राजा हैं वो है पृथ्वी सेन। ये हो गया प्रवरसेन। अब जो सबसे लास्ट राजा थे वो थे पृथ्वी सेन। लास्ट राजा याद रखा जाता है इसलिए, क्योंकि क्यों याद रखना है इसको मैं बताता हूँ। अंतिम राजा, अंतिम राजा कौन थे, पृथ्वी सेन थे। ये इन्होंने भी पृथ्वी सेन द्वितीय कह सकते हो, ठीक है, पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय। इन्होंने लगभग 460 से 480 तक 20 साल लगभग शासन किया। लेकिन ये जो थे पृथ्वी सेन द्वितीय, वो इस शाखा के एक राजा थे, वसीम शाखा के एक राजा थे हरिसेन। क्योंकि ये दोनों अलग अलग में विभाजित हो गए थे। जो मैं बता रहा था प्रधान शाखा के थे रुद्रसेन, प्रभावती, प्रवरसेन, नरेंद्र सेन और ये पृथ्वी सेन द्वितीय। तो ये क्या थे, प्रधान शाखा के थे। अब हम बात करते हैं वसीम शाखा। तो वसीम शाखा में एक राजा थे हरिसेन। तो हरिसेन ने ही पृथ्वी सेन को हराया और ये प्रधान शाखा का अंत कर दिया, प्रधान शाखा का अंत कर दिया और उसको अपने में ही मिला लिया, वसीम शाखा में ही मिला दिया, जिससे वसीम शाखा पूरी एक हो गई। वाकाटक साम्राज्य पूरा एक हो गया। अब जो दो शाखाओं में नहीं चलता था, अब ये एक शाखा में चलता था। हरिसेन ने हराया था किसको, पृथ्वी सेन को। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण डेटा था जो प्रधान शाखा के बारे में था। अगर हम बात करें वसीम शाखा के वाकाटक की, वसीम शाखा के वाकाटक, तो वसीम शाखा के जो वाकाटक थे तो वो कौन थे इसके प्रधान, जैसे अभी बताया था इनके दो लड़के थे प्रवरसेन के, एक रुद्रसेन और एक सर्वसेन। तो रुद्रसेन तो इसके हो गए और वसीम शाखा कौन संभालेगा, सर्वसेन। और प्रवरसेन कौन था, इनको सम्राट की उपाधि मिली थी, ठीक है, प्रवरसेन के लड़के थे सर्वसेन, तो ये सर्वसेन ने संभाला और लगभग 335 से इन्होंने संभाला। अब बात करें वत्सगुल्म में क्यों कहा जाता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वत्सगुल्म में एक जगह है, तो उस जगह पर इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको वत्सगुल्म कहा जाता है। अगर इसके मुख्य राजाओं की बात करें, मुख्य राजा कौन कौन से हैं, जैसे कि सर्वसेन ही है एक मुख्य राजा, उसके बाद विंध्य शक्ति द्वितीय है और उसके बाद हरिसेन है। तो ये सब किसके हैं, इसी के हैं, वसीम शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन से हैं, एक तो सर्वसेन ही है प्रमुख राजा, ठीक है, एक तो सर्वसेन, ठीक है, पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी, एक हरिसेन, हरिसेन सबसे प्रतापी राजा था, हरिसेन, हरिसेन, ठीक है, हरिसेन सबसे प्रतापी राजा था। इसी हरिसेन ने पृथ्वी सेन द्वितीय को हराया था और उनका साम्राज्य पूरा अपने में मिला लिया था। अगर हम बात करें थोड़े इसके महत्वपूर्ण और तथ्य की, तो प्रवरसेन जो द्वितीय थे, प्रवरसेन द्वितीय कौन, ये प्रभावती के जो पुत्र दामोदर थे वही प्रवरसेन द्वितीय थे। तो प्रवरसेन द्वितीय ने एक मराठी में प्राकृतिक काव्य लिखा, ठीक है, मराठी में एक प्राकृतिक काव्य लिखा, उसका नाम था सेतु बंद।
तो ये थोड़ा सा मिटाल देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं। तो इसमें एक थे प्रवरसेन, प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन जो द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया, एक मराठी भाषा में एक काव्य लिखा, मराठी भाषा में एक प्राकृत काव्य लिखा, मराठी में एक प्राकृत काव्य लिखा, जिसको क्या कहते हैं, सेतुबंध। क्या कहते हैं, सेतुबंध, सेतुबंध, ठीक है, सेतुबंध कह सकते हो, सेतुबंध। सेतुबंध नाम का एक मराठी में प्राकृतिक काव्य लगा, किसने, प्रवरसेन द्वितीय, जो कि प्रभावती के बड़े लड़के थे दामोदर, उन्होंने। तो अब इनकी बात हो गई है। और ऐसे ही सर्वसेन ने भी एक प्राकृतिक क्या लिखा, काव्य ग्रंथ लिखा। इन्होंने भी, सर्वसेन ने भी क्या किया, एक काव्य ग्रंथ लिखा। उस काव्य ग्रंथ का नाम था हरि विजय, ठीक है। इन्होंने भी एक क्या किया, सर्वसेन ने एक ग्रंथ लिखा, प्राकृतिक ग्रंथ, उसका नाम क्या, हरि विजय। हरि विजय नाम का एक प्राकृतिक ग्रंथ लिखा, किसने, सर्वसेन ने। अब जैसे कि हम जानते हैं, जो कालिदास थे वो किसके काल में थे, हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के। उन्होंने ही उनको नवरत्नों में शामिल किया था। जैसे कि हम जानते हैं, जो कालिदास थे उनकी कुछ कुछ जो रचनाएं थी अच्छी खासी, मेघदूत हुई, अपनी शाकुंतलम हुई, तो ये अच्छी अच्छी रचनाएं थी। अब जो कालिदास जी थे ना, वो प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है, वहां पर भी रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के में थे और प्रवरसेन के में भी आ गए थे। तो कालिदास ने प्रवरसेन के दरबार में रहकर, प्रवरसेन के दरबार में रहकर क्या किया उन्होंने, जो सेतुबंध था ना, किसकी रचना थी, प्रवरसेन द्वितीय की थी सेतुबंध। तो सेतुबंध में क्या किया, कुछ संशोधन किए, कुछ चेंजेस किए, कुछ कमियां हो गई होंगी या फिर कुछ चीज ऐड करना होगी, कुछ चीज बढ़ाना होगी उसमें, सेतुबंध जो उन्होंने काव्य लिखा उसमें, तो उसमें कुछ संशोधन किए। तो सेतुबंध में संशोधन किसने किए, कालिदास ने किया। और कालिदास किसके टाइम पे थे, प्रवरसेन द्वितीय के टाइम पे वो थे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, वेदर्भी शैली में मेघदूत लिखी, किसने, कालिदास ने। तो यहाँ पर ही मेघदूत किस में लिखी, वेदर्भी शैली में, वेदर्भी शैली में उन्होंने मेघदूत भी लिखी। ये नोट कर लेना कि कालिदास ने मेघदूत किस शैली में लिखी थी, वेदर्भी शैली में लिखी थी। तो ये हो गया। और सबसे लास्ट बात, कि जो वाकाटक साम्राज्य था, जो वाकाटक राज्य था, वो ब्राह्मण राज्य था, मतलब ब्राह्मण धर्मलंबी था, ब्राह्मण लोग थे ये, ठीक है, वाकाटक ब्राह्मण धर्मलंबी था। तो ये तो दोस्तों हो गया वाकाटक साम्राज्य के बारे में। इतना ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें, बस थोड़ा राजाओं के नाम और उनकी थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं वगैरह क्या है वो हमने यहाँ पर देख ली है। वाकाटक वंश इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। अगर हम बात करें अगले साम्राज्य की, तो अगला साम्राज्य जिसको हम कह सकते हैं सबसे बड़ा, पुष्यभूति या हर्षवर्धन साम्राज्य, ठीक है, पुष्यभूति या फिर हर्षवर्धन साम्राज्य। अब इसको पुष्यभूति साम्राज्य क्यों कहा जाता है और हर्षवर्धन साम्राज्य क्यों कहा जाता है, तो देखो, जो हम जानते हैं कि गुप्त के बाद ही या जैसे कि हमें पता है गुप्त ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। जब गुप्त के बाद की बात आती है, तो यह साम्राज्य ना छोटे छोटे सब राज्यों में टूट गया, छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। तो उसमें से बहुत सारे थे, जैसे गौड़ थे, मोखरी थे, पुष्यभूति थे, तो ऐसे बहुत सारे राजा आए और उन्होंने शासन किया। तो उसमें सबसे शक्तिशाली थे वो थे पुष्यभूति। तो पुष्यभूति ने क्या किया, थोड़ा आगे उभर के आया पुष्यभूति, उन्होंने एक वंश बनाया पुष्यभूति वंश। इसको हर्षवर्धन वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो महान सम्राट माना जाता है वो हर्षवर्धन को माना जाता है। हर्षवर्धन ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे, इसलिए जो महान सम्राट थे वो कौन थे, हर्षवर्धन। तो या तो हम इसको पुष्यभूति वंश कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग स्थापना की थी, और हर्षवर्धन वंश भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे ज्यादा काम किए थे, तो इनके नाम पर भी इसका वंश का नाम हो गया। तो पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश की बात करें, तो पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे, यहाँ पर लिख देता हूं, पुष्यभूति वंश या फिर हर्षवर्धन वंश, हर्षवर्धन वंश, ठीक है। पुष्यभूति संस्थापक की बात करें, इसके कौन थे इसके संस्थापक, इसके संस्थापक थे पुष्यभूति, पुष्यभूति, इसके संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति। और इनकी राजधानी की बात करें कि ये कहाँ के थे,
तो वो ये थे हरियाणा के। हरियाणा में कुरुक्षेत्र जगह है, वहां पे थानेश्वर जगह पड़ती थी। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। इनकी राजधानी थी थानेश्वर। वो कहाँ पड़ती थी? कुरुक्षेत्र में। जैसे आधुनिक कुरुक्षेत्र, अभी कुरुक्षेत्र है ना, कहाँ पे? हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत हुई थी। माना जाता है कि यहाँ पे ही महाभारत हुई थी। कुरुक्षेत्र हरियाणा में, थानेश्वर में क्या थी? इनकी राजधानी थी। और इनको उपाधि भी मिली थी। जो पुष्यभूति थे, पुष्यभूति नहीं, इनके लड़के, पुष्यभूति के लड़के थे कौन? प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति के लड़के, क्योंकि इन्होंने ज्यादा अच्छे काम नहीं किए थे, मतलब बस थोड़ा आगे बढ़ा लिया था शासन को, और थोड़ा टिकाए रखे, पूरा उसको स्थिर रखे। अगर हम बात करें इनके लड़के, पुष्यभूति के जो लड़के थे, उसके बाद वो कौन थे? पुष्यभूति के लड़के थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन जो थे, तो ये पहले शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। पहले प्रभावशाली शासक किस वंश के? पुष्यभूति वंश या फिर हर्षवर्धन वंश के प्रभाकर थे। अब प्रभाकर को बात करें तो इनको उपाधियां मिली थी, जैसे कि परम भट्टारक की उपाधि, महाराजा अधिराज की उपाधि। कौन कौन सी उपाधियां मिली इनको? परम भट्टारक, परम भट्टारक की उपाधि मिली, और दूसरी मिली महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज। इनको दो उपाधियां मिली, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि। परम भट्टारक की उपाधि हर्षवर्धन को भी मिली थी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर हम बात करें, प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी वो कौन थी? यशोमती। उनके दो लड़के, एक लड़की थी। उनके दो लड़के और एक लड़की थी। एक लड़के का नाम था राज्यवर्धन, दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, और उनकी जो लड़की थी उसका नाम था राज्यश्री। कौन कौन से थे बात करें तो एक था राज्यवर्धन जो सबसे बड़ा लड़का था, और दूसरा है हर्षवर्धन, और तीसरी जो लड़की थी वो थी राज्यश्री। राज्यवर्धन और राज्यश्री। तो राज्यश्री की जो शादी हुई थी, इन्होंने राज्यश्री की शादी करवा दी थी, वो थे मोखरी। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे साम्राज्यों का उदय हुआ, इसमें एक मोखरी भी थे। तो मोखरी के राजा थे, मोखरी वंश के जो राजा थे कौन थे? ग्रह वर्मा। तो मोखरी वंश के राजा ग्रह वर्मा थे, तो उनसे इनकी शादी करवा दी थी राज्यश्री की। लेकिन क्या हुआ? ग्रह वर्मा को देवगुप्त ने मार डाला। ठीक है, देवगुप्त ने उनकी हत्या कर दी। और देवगुप्त कहाँ के थे? वो मालवा के शासक थे। देवगुप्त कौन थे? मालवा के शासक, जिनकी हत्या किसने राजश्री के जो पति थे कौन? ग्रह वर्मा, उनकी हत्या कर दी थी देवगुप्त ने। ठीक है, उनकी हत्या देवगुप्त ने कर दी। और देवगुप्त कहाँ के शासक थे? वो मालवा के शासक थे। लेकिन उसके बाद जैसी हत्या की तो उसको पता लग गया, किसको? राजश्री के बड़े भाई को, राज्यवर्धन को तो पता लग ही जाएगा। अब राज्यवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त की हत्या कर दी। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन देवगुप्त को, जो देवगुप्त की हत्या हुई, लेकिन देवगुप्त का एक मित्र था, ठीक है, वो कौन था? गौड़ राजा। गौड़ साम्राज्य का एक राजा था जिसको शशांक कहते हैं। वो शैव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, जिसने ही बौद्ध वृक्ष कटवाया था। ठीक है, वो किसका मित्र था? तो देवगुप्त का एक मित्र था शशांक, जो कि गौड़ शासक का राजा था। वो शैव धर्म मानता था। उसी ने क्या किया? बौद्ध वृक्ष कटवाया। शशांक ने बौद्ध वृक्ष, जिसमें जिसके नीचे भगवान गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो वो बौद्ध वृक्ष किसने कटवाया था? शैव धर्म के अनुयायी शशांक ने। गौड़ राज साम्राज्य का था शशांक। तो शशांक ने क्या किया? राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, और शशांक ने क्या किया? बौद्ध वृक्ष कटवाया था। अब इसमें राज्यवर्धन की जब मृत्यु के बाद कौन बैठेगा? अब राज्यवर्धन नहीं रहे थे, अब उसके बाद हर्षवर्धन ही बचे थे। तो राज्यवर्धन के बाद उनकी गद्दी पर बैठा हर्षवर्धन। उनकी गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा, और उस समय जो हर्षवर्धन था लगभग 16 साल का था, तो तब ये बैठा। तो और हर्षवर्धन को मैं बात करूं, हर्षवर्धन को भी एक उपाधि मिली थी, कौन सी? जो कि प्रभाकर वर्धन को मिली थी, परम भट्टारक की उपाधि। परम भट्टारक, ये परम भट्टारक की उपाधि भी हर्षवर्धन को मिली। हर्ष ने फिर क्या किया? अब जब हर्ष ने क्या किया, जैसे कि राज्यवर्धन को किसने मारा था?
राज्यवर्धन को मारा था शशांक ने, शैव धर्म के जो थे गौड़ राजा शशांक ने। तो हर्षवर्धन उससे बदला लेना चाहता था, तो हर्षवर्धन ने क्या किया, शशांक को मार डाला, शशांक को मार डाला। और उस टाइम पर जो शशांक था वो कन्नौज का राजा था, ठीक है, कन्नौज का। तो शशांक को मारा तो उसने, हर्षवर्धन ने क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसको अपनी राजधानी बना लिया। तो देखो स्टार्टिंग में जब उनकी राजधानी क्या चल रही थी, थानेश्वर चल रही थी, जो कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र जगह पर थी थानेश्वर। लेकिन धीरे धीरे राज्यवर्धन आए, इससे पहले कौन है, प्रभाकर वर्धन आए, प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन आए। उस टाइम पे राजधानी वही थी थानेश्वर। अब हर्षवर्धन आए तो हर्षवर्धन ने क्या किया, शशांक को हराया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना दिया। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, कन्नौज को राजधानी बनाया, कन्नौज को राजधानी बनाया, तो कन्नौज को राजधानी बना दिया। और यहाँ पर माना जाता है हर्ष और पुलकेशिन, तो हर्ष के बीच की महत्वपूर्ण लड़ाई है, हर्षवर्धन के बीच में और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुष्यभूति द्वितीय के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई थी, हर्ष को हार का सामना देखना पड़ा था, ठीक है। और जैसे कि हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहा हूं, किसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूं, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के बीच, पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर क्या हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। ब्रैकेट में लिख देना कौन हार गया था, हर्ष की पराजय हो गई थी। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, एक चीनी यात्री थे जो का इंडिया में आ रहे थे बौद्ध धर्म के का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि बौद्ध धर्म में ऐसे क्या मिथ हैं या फिर कैसी क्या चीज और हैं जो मुझे नहीं पता या फिर हमारे देश के लोगों को नहीं पता। तो वो चीजों के बारे में जानकारी लेने आ रहे थे, वो थे हुआन सोंग। कौन थे, हुआन सोंग, ठीक है, हैनसोंग कह सकते हो या फिर युआन सोंग भी कह सकते हो। तो हैनसोंग किसके दरबार में आए थे, हैनसांग, ठीक है, वो किसके दरबार में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और स्टार्टिंग में जो हर्षवर्धन था ना, वो शैव धर्म को मानने वाला था, मानने वाला, ठीक है, शैव धर्म को मानने वाला, शैव धर्म को मानता था। लेकिन जब ये हैनसोंग से मिला तो हैनसोंग ने इसको बहुत ज्यादा, हर्षवर्धन को क्या किया, बौद्ध धर्म के बारे में बताया, पूरे ज्ञान की बातें बताई। तो धीरे धीरे इसका मन भी क्या होने लगा, डाइवर्ट होने लगा, बदलने लगा। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, बौद्ध धर्म की तरफ भाग गया, ठीक है, भाग गया मतलब बौद्ध धर्म इसने अपना लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म भी दो संप्रदायों में बटा हुआ था, एक था हीनयान और दूसरा महायान। तो जो हर्षवर्धन थे ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से थे, ठीक है। कौन थे, जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन, ठीक है, वो कौन से थे, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से थे। और बात करें तो जैसे बाणभट्ट का तो आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे कवि थे। तो बाणभट्ट जो कवि थे वो किसके दरबार में रहते थे, वो हर्ष के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबार में रहते थे, यहां लिख देता हूं, बाणभट्ट हर्ष के दरबार के क्या थे, हर्ष के दरबार के कवि थे। इन्होंने ही तीन जैसे कि हर्षचरित और कादंबरी, तो इनकी रचनाएं इन्होंने की, हर्षचरित और कादंबरी की रचनाएं किसने की, बाणभट्ट ने की। हर्षचरित में दिखाया गया है कि हर्षवर्धन के पूरे चरित्र के बारे में, मतलब पूरे शुरू से कि हर्षवर्धन कैसे थे, इन्होंने कैसी क्या लड़ाइयां लड़ी, तो उनके बारे में किसने हर्षचरित में दिखाया गया है, वो किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। और बाणभट्ट किसके दरबार के थे, हर्ष के ही थे, क्योंकि हर्ष के में ही तो होंगे, क्योंकि हर्ष के बारे में लिख रहे हैं तो उन्हीं के दरबार में ये रहते थे। तो जो इनकी जो बात करें कौन कौन सी थी, एक तो थी हर्षचरित, रचनाएं की बात करें हर्षचरित, और दूसरी कादंबरी, ये क्या है, रचनाएं हैं किसकी, बाणभट्ट की, बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी। अगर हर्ष की बात करें तो हर्ष ने भी 3 नाटकों की रचना की संस्कृत ग्रंथों में, ठीक है, संस्कृत भाषा में
नाटक ग्रंथों की रचना की। उन नाटक ग्रंथों की बात करें तो उन नाटक ग्रंथों में जैसे कि प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद, 3 रचनाएं थी, प्रियदर्शनी, नागानंद और रत्नावली। तो यहाँ लिख देता हूं, तो प्रियदर्शनी, रत्नावली, प्रियदर्शनी, दर्शनी, रत्नावली, ये नागानंद, ये किसकी रचनाएं है? ये हर्ष की रचनाएं कह सकते हो, हर्ष की ही है। नाटक ग्रंथ, संस्कृत भाषा में नाटक ग्रंथ है, ठीक है, संस्कृत भाषा में नाटक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? हर्ष द्वारा लिखे गए, ठीक है। तो प्रियदर्शनी, रत्नावली, नागानंद संस्कृत भाषा में नाटक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? हर्ष के द्वारा लिखे गए। हर्ष ने 3 नाटक ग्रंथ लिखे थे संस्कृत भाषा में, कौन कौन से? वो थे प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद। तो ये 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? हर्ष ने की। अगर हम हर्ष की और एक और लास्ट बात लें, थोड़ा इंपॉर्टेंट, तो हर्ष के जो शासनकाल था इसमें पूरी मंत्री परिषद होती है, जैसे अभी कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है ना, कि उसमें बहुत सारे मंत्रियां बैठे होते हैं, ऐसे उस टाइम जो हर्ष के टाइम पे भी बहुत सारे मंत्री बैठे रहते थे, मंत्री परिषद होती थी। उसमें जो मंत्री होते थे उस मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। क्या कहते थे? लिख लो, हर्ष के मंत्रिमंडल, हर्ष के मंत्रिमंडल के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था, सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। तो दोस्तों ये हो गया हर्षवर्धन के बारे में भी थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि हर्ष ने कौन कौन से काम किए, इनको कौन सी उपाधियां मिली। तो ये अगर देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ले रहा हूँ, फैक्ट अगर ये आपको याद हो जाएंगे और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो जैसे कि मेंस के लिए और ज्यादा स्टोरी बेस पे, मैं भी इसको कवर करूंगा जब प्री के बाद इसका फिर से क्रैश कोर्स स्टार्ट कराऊंगा मेंस का, तो उसमें पूरी कहानी के तौर पे आपको बताऊंगा और लिखना कैसे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फैक्ट याद करना है मेन, और जब आप उसको कहीं से और से पढ़ेंगे लाइक एनसीईआरटी से पढ़ो या फिर और कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप जब ये पढ़ लोगे ना जिसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसके बाद अगर तुम वो बुक पढ़ोगे तो बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, बहुत जल्दी, उसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें मैंने फैक्ट याद नहीं होते हैं। अगर फैक्ट याद हो जाएंगे ना तो कहानी तो अपन को वैसे याद हो जाएगी। अपन कोई मूवी देखते हैं तो पूरी मूवी में कैसे दिमाग में बैठ जाती है कि 3 घंटे में कि ऐसे ऐसा हुआ था, पूरी मूवी अपन को याद आ जाती है। लेकिन इसमें फैक्ट की बात बताऊं तो फैक्ट जब अपन दिमाग में रख लेंगे ना तो बात की स्टोरी पूरे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। तो महत्वपूर्ण है पहले फैक्ट देखो, लेकिन ये चीज मैं जो लिख रहा हूँ ये प्री के हिसाब से मोर देन सफिशियंट है, प्री के हिसाब से मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप फैक्ट ही पूछे जाते हैं, मेंस में कोई डेरिवेशन थोड़ा लिखना है अपन को। तो जब डेरिवेशन की बात आएगी, पूरा लिखने की पैराग्राफ कैसे लिखना है और शॉर्ट में कैसे लिखना है, उसी के हिसाब से कैसे लिखना है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और क्रैश कोर्स के साथ बिल्कुल। तो अभी प्री पर चलते हैं, उसके बाद देखेंगे मेंस आफ्टर प्री। तो ये हो गया हमारा हर्षवर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश। अगर जो हम बात करें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, बहुत सारे हैं, पल्लव, चोल, तो हम बात करते हैं, अब देखो एक एक करके अपन सारे कवर कर लेंगे जितने भी राजवंश है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में बात करें तो पल्लव वंश की बात करते हैं, इसको मैं डाल देता हूं, पल्लव वंश, ठीक है दोस्तों। पल्लव वंश की बात करें तो इसके संस्थापक की बात करते हैं सबसे पहले कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की, जिसके संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु, जिन्होंने लगभग 25 साल तक शासन संभाला, लगभग 1575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। तो इसके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। और उनकी जो राजधानी थी वो थी कांची में। कांची कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु साउथ में ही तो, दक्षिण भारत में ही है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जगह पर, जो आधुनिक कांचीपुरम है ना, वहां पर। तो यहाँ पर बात करते हैं पल्लव वंश की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करते हैं पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु, ठीक है। ये लगभग 575 ईस्वी से 600 ईस्वी में
तक रहे, इन्होंने शासन थोड़ा बहुत संभाला। और ये जो सिंह विष्णु थे, ये कौन से धर्म के मानने वाले थे? ये वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। कौन से धर्म? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के अनुयायी कह सकते हो, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इनकी राजधानी की बात करें, एक तो इनका जो राजपाट था वो कहाँ पर था? राजधानी की बात करें कांची में। और कांची कहाँ पड़ता है? कांचीपुरम, जो आज के तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। तमिलनाडु जो राज्य हमारा, वहां पर पड़ता है कांचीपुरम। ये कांचीपुरम कहाँ पे? तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के ही है ये सब, ठीक है। तमिलनाडु में कांचीपुरम के कांचीपुरम पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर मैं इनके प्रमुख राजवंश की बात करूं कि इनके प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से राजा हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, तो प्रमुख राजवंश में पहले आते हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने, अब देखो 600 में ये चले गए थे। अब आप जो आए महेंद्र वर्मन, उन्होंने लगभग 30 साल उन्होंने भी शासन किया। 600 में आए और 630 तक रहे महेंद्र वर्मन। तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई। तो ये मिटा क्यों दिया? चलो ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। महेंद्र वर्मन प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंश महेंद्र वर्मन, ठीक है दोस्तों। महेंद्र वर्मन, इन्होंने कब तक राज किया? 575 से 600 ईस्वी तक। 575 से 600 ईस्वी तक राज, ठीक है दोस्तों। अब ये महेंद्र वर्मन की बात करें तो 575 से 600 ईस्वी तक थे। इन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना की। किसकी रचना की? मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने। और महेंद्र वर्मन यहाँ पे प्रथम लिख लेना, क्योंकि इसके बाद भी एक और महेंद्र वर्मन नाम के शासक आए थे। तो महेंद्र वर्मन थे पहले। दूसरे की बात करें तो दूसरे थे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। अब देखो नरसिंह वर्मन कब आए? नरसिंह वर्मन भी यहाँ पे प्रथम की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी आए। अब 600 शताब्दी में ये चले गए थे, 630 में। कौन? इसके पहले जो थे महेंद्र वर्मन का नरसिंह वर्मन, ठीक है। 600 से 630 तक किसने किया था? सॉरी, इनकी तो इन्होंने किया था 600 से 630 तक। 575 से 600 तक उन्होंने किया ना, वो तो सिंह विष्णु ने, ठीक है। 600 से 630 तक महेंद्र वर्मन ने किया, फिर 630 में ये आ गए थे और इन्होंने लगभग 38 साल शासन किया, 668 तक, ठीक है, 668 तक। और इनकी अगर हम बात करें कि इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी, तो इनको उपाधि मिली थी बाल्पीकौंड और महामल्ल की उपाधि। कौन सी उपाधि मिली? बाल्पीकौंड और महामल्ल, महामल्ल की उपाधि इनको मिली थी। किसको? नरसिंह वर्मन प्रथम को, ठीक है। अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद देखो महेंद्र वर्मन द्वितीय है। कौन? महेंद्र वर्मन टू। अब महेंद्र वर्मन टू है 168 में, उन्होंने लगभग 2 साल ही शासन किया। 668 में ये गए, 668 में ये आए, तो 670 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया महेंद्र वर्मन ने, ठीक है। महेंद्र वर्मन की एक खास बात थी, पहले ये जैन धर्म को मानते थे। पहले जैन धर्म को मानते थे, बाद में इन्होंने क्या कर दिया? जैन धर्म के बाद सीधे शैव धर्म को मानना चालू कर दिया। पहले जैन धर्म, बाद में शैव धर्म, पहले जैन धर्म को मानते थे, बाद में शैव धर्म को मानने लगे। उसके बाद आए नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद कौन सा है? नरसिंह। इससे पहले एक और आए थे हमारे परमेश्वर वर्मन, ठीक है। इसके बाद फिर आए परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन, ठीक है। अब 670 में ये चले गए, तो 670 में कौन है? परमेश्वर वर्मन है। तो 670 में परमेश्वर वर्मन, इन्होंने भी लगभग 30 साल शासन संभाला, 700 तक, ठीक है, परमेश्वर वर्मन ने। अब आते हैं, इनकी कोई ज्यादा खास नहीं है, अब आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो पहले थे नरसिंह वर्मन, अब नरसिंह वर्मन द्वितीय आए। इन्होंने लगभग 28 साल शासन संभाला, 700 से 728 ईस्वी तक, ठीक है, 700 से 728 ईस्वी तक। और इनकी जो खास बात थी, इन्होंने कैलाश का मंदिर, ठीक है, कैलाशनाथ का जो मंदिर था ना, इन्होंने निर्माण करवाया। कैलाशनाथ
मंदिर, कैलाशनाथ के मंदिर का किसने निर्माण करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। और इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा? राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसको? कैलाशनाथ मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें, इसके बाद जो आया वो आए नंदी वर्धन, नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन, नंदी वर्धन की जो खास बात है, नंदी वर्मन या नंदी वर्धन, ठीक है, इसकी जो खास बात है द्वितीय थे। ठीक है, इससे पहले ये कोई पहले आ चुके थे, दूसरे थे नंदी वर्मन। इनका जब 728 में ये गए तो लगभग 730 में ये आए, बीच का 2 साल छूट गए, 730 में ये आए। इन्होंने बहुत ज्यादा शासन किया, लगभग 70 साल इन्होंने शासन संभाला, 730 से 800 ईस्वी तक। इनकी जो खास बात थी, इन्होंने कांची के जो मुक्तेश्वर मंदिर है ना, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, उसका निर्माण करवाया। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल का निर्माण कराया, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। ठीक है, और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? नंदी वर्धन ने। तो ये हो गए। अब हम सबसे लास्ट राजा की बात करें, उसके बाद जो आए वो सब छोटे मोटे थे, ज्यादा उनका कोई मतलब फेमस नहीं थे, इन्होंने अच्छे कोई काम किए हो या फिर कोई ऐसी रचनाएं की हो। तो ये इनके थोड़े डेटा हो गए, छोटा छोटा सा इनके शासनकाल का चीजें हो गई। अब हम बात करें तो इसके अंतिम शासक कौन थे, अंतिम राजा कौन थे? तो अंतिम राजा की बात करें, इसके अंतिम राजा थे अपराजित बर्मन, अपराजित बर्मन। कौन थे अंतिम राजा? अपराजित बर्मन। ठीक है, ये लगभग 880 ईस्वी में आए और 903 तक, मतलब 23 साल इन्होंने शासन संभाला। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़े से ये हो गए। और एक चीज और महत्वपूर्ण बात इन्हीं के टाइम की, एक शैव धर्म के मानने वाले बहुत प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, प्रसिद्ध सॉरी वैष्णव धर्म को मानने वाले बहुत बड़े प्रसिद्ध संत थे। तो प्रसिद्ध वैष्णव संत कौन थे? तिरुमड़ई अलवार। कौन थे? तिरुमड़ई अलवार। तो यहाँ पे लिख देना वैष्णव संत। कौन थे? तिरुमड़ई अलवार। ठीक है, तिरुमड़ई अलवार। ये किसके समकालीन थे, किसके टाइम पर आए हुए थे? ये नंदीवर्धन द्वितीय के समकालीन थे। किसके थे? नंदीवर्धन द्वितीय के समकालीन। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो वैष्णव संत थे तिरुमड़ई अलवार, वो किसके समकालीन थे? तो नंदीवर्धन द्वितीय के समकालीन, मतलब कि उसी टाइम नंदीवर्धन द्वितीय थे, उसी टाइम पे ये थे, दोनों साथ में ही थे। तो ये समकालीन हो गए थे तिरुमड़ई अलवार किसके? नंदीवर्धन दो के। तो दोस्तों ये हो गया हमारा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक राजवंश मैंने लिया, उसके बाद भी हम धीरे धीरे करेंगे। तो इससे पहले एक चीज और पढ़ते हैं कि उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का उदय हुआ, वो कौन कौन से थे? ये थोड़े इंपोर्टेंट है, थोड़े नहीं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद तो ऐसे चोल मोल है, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन ये थोड़ा पढ़ने के बाद हम आते हैं सीधे उत्तर भारत में जो प्रमुख 3 राजवंश थे उनके बारे में। तो दोस्तों उसको देखते हैं। सबसे पहले पल्लव वंश के लिए इतना ही ठीक है, केवल महत्वपूर्ण फैक्ट याद कर लो कि कौन कहाँ कब आया, कौन सा राजा कौन से वंश का था, बस उसकी क्या एक महत्वपूर्ण बात थी। तो इतना ही ठीक है। अब उसके बाद हम जो बात करते हैं उत्तर भारत का, उत्तर भारत के प्रमुख 3 राजवंश। उत्तर, ठीक है, उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल, उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल। ठीक, 3 साम्राज्य कौन कौन से? तो उत्तर भारत में 3 साम्राज्य थे, एक थे पाल, दूसरे थे प्रतिहार, एक पाल वंश कह सकते हो, दूसरा प्रतिहार वंश और तीसरा राष्ट्रकूट वंश। अगर हम पाल वंश की बात करें तो पूरे भारत में जो पूर्वी क्षेत्र में बसे हुए थे, जो पूर्वी क्षेत्र में जो बसे हुए थे वो कौन थे? वो थे हमारे पाल वंश। ठीक है, जिसमें धर्मपाल वगैरह जो आ गए थे उसकी चर्चा हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो पाल वंश पूर्वी तरफ थे, और जो प्रतिहार वंश थे
वो किधर थे, पश्चिम तथा गंगा के ऊपरी तट पर, ठीक है, गंगा के ऊपरी घाटी में कह सकते हो, गंगा की घाटी में, ऊपरी गंगा की घाटी में, ठीक है। और राष्ट्रकूट की बात करें तो जो पूरे राष्ट्रकूट थे वो पूरे दक्कन में फैले हुए थे। राष्ट्रकूट कहाँ फैले हुए थे, दक्कन में। ये क्या करते थे, आपस में तीनों लड़ते रहते थे, जैसे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट थे ना, तीनों आपस में लड़ते रहते थे। राष्ट्रकूट आते थे, थोड़ा इनसे लड़ाई की, जीत गए राष्ट्रकूट, फिर से वापस दक्कन को लौट गए। इनका यही काम होता था। तो बात करते हैं उनकी एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये, और इनका काल की बात करें तो इनका काल कब तक रहा था, 750 से लगभग 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक लगभग इनका काल रहा था, ठीक है। तो और कहाँ पे था, पूरे उत्तर भारत में, दक्कन में। तो ये कब हुआ, जैसे ही गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया था उनके बाद कई साम्राज्य आए थे, जैसे कि मैंने बताया था, कई साम्राज्य आए, उनमें बहुत सारे थे। तो उनमें से ही ये 3 थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। एक पूर्वी भारत में था, एक पश्चिमी और गंगा की ऊपरी गंगा की घाटी में था, और एक पूरे दक्कन में फैला हुआ था। तो पहले की बात करें, पहले थे पाल वंश, ठीक है। पहले कौन थे, पाल वंश। इनकी स्थापना लगभग 750 ईस्वी में हुई थी। एक एक करके बात करते हैं। पहले पाल वंश थे, तो पाल वंश किधर की साइड थे, पूर्वी भारत में। कहाँ थे, पूर्वी भारत में। इनकी जब स्थापना की बात करें तो लगभग 750 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी स्थापना इसकी, गोपाल ने। कौन थे इसके संस्थापक, गोपाल थे। इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल ने। बस इतना याद रखा जाता है गोपाल, कि इन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किए। लगभग, ठीक है, 770 तक इन्होंने काम किया। किन्होंने, गोपाल ने। 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक, मतलब लगभग 20 साल था। तब इनका लड़का आया गोपाल का, जिसने बहुत अच्छे ज्यादा काम किए, वो था धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक है। ये कब आया, 770 ईस्वी में। तो ये धर्मपाल आया, वो आया 770 ईस्वी में, और इसने लगभग 40 साल काम किया। और 40 साल मतलब 810 ईस्वी तक धर्मपाल ने, ठीक है। अब मैं बात करूं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राष्ट्रकूट की, पाल की और प्रतिहार वंश आपस में लड़ते रहते थे। तो ऐसे ही एक राजा थे, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव थे, उसने धर्मपाल को हराया था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल को किसने हराया था, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस राजा को हराया था, तो धर्मपाल को हराया था। तो धर्मपाल को किसने हराया था, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने। यहाँ लिख देना पॉइंट डाल के, धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा कौन, ध्रुव, ध्रुव ने हराया, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हटाया। इससे पहले प्रतिहारों को ये शिकस्त दे चुके थे, कौन, ध्रुव। उसके बाद ये सीधे दक्कन लौट गए। जैसे कि मैंने बताया ना, जब ये धर्मपाल से जब लड़ाई हुई थी, तो उससे पहले प्रतिहारों से भी लड़ गए थे, प्रतिहारों से भी लड़ाई की, प्रतिहारों से जीत गए थे, और फिर वापस दक्कन की तरफ लौट गए थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये आते लड़ जाते और दक्कन की तरफ वापस लौट जाते, मतलब अपने क्षेत्र में वापस लौट जाते थे। अब धर्मपाल ने क्या किया, जैसे ही वो वापस दक्कन की तरफ लौटे, तो धर्मपाल ने इसका फायदा उठाया। धर्मपाल के लिए खाली जगह छूट गई, धर्मपाल ने इसका फायदा उठाया। फिर इसने पूरा देखा, संभाला, लड़ाइयां की, जीती भी। तो धर्मपाल ने पूरा उठाया, और कन्नौज पर इसने अपना अधिकार जमा लिया। कन्नौज पर, और कन्नौज पर उस टाइम पर थे प्रतिहार। कन्नौज पर कौन थे, प्रतिहार थे। और कन्नौज पर इसने क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया धीरे धीरे। लेकिन बाद में प्रतिहार वंश का सूर्य फिर से उदय हुआ, मतलब कि उनकी किस्मत फिर जागी। किसके टाइम पे, नागभट्ट के टाइम पे। प्रतिहार के शासक थे नागभट्ट। प्रतिहार वंश के साथ, ये कहानी के तौर पर लिखते जाना अगर आपको लिखना है तो। मैं तो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूँ, ये भी है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो नागभट्ट थे, नागभट्ट किसके शासन काल में थे, प्रतिहार वंश के। तो उस टाइम पे इनका सूर्य फिर से उदय हुआ, मतलब इनकी किस्मत फिर चमकी। और फिर इसने क्या किया, कन्नौज से पाल वंश को फिर से धक्का दे दिया, मतलब उनको भगा दिया। कन्नौज पर फिर से किसका राज हो गया, प्रतिहारों का राज हो गया। ये पहले धर्मपाल जीत गया, तो धर्मपाल ने कन्नौज पर राज कर लिया। अब किसने किया, प्रतिहारों ने उनको भगा के कन्नौज को छुड़ा लिया, अपने हत्थे में ही रख लिए प्रतिहारों ने।
कन्नौज को वापस ले लिया। ठीक है, कन्नौज से पीछे हटना पड़ा था हर्षवर्धन को, वो हर्षवर्धन कह रहा हूँ सॉरी, उस धर्मपाल को। ठीक है, धर्मपाल को हटना पड़ा था। ऐसे ही हम जानते हैं मुंगेर के पास एक जगह है मुंगेर, वहां पे किसके लड़ाइयां हुई थी, धर्मपाल के बीच में और जो प्रतिहार वंश के जो राजा थे उन दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई थी, और पराजय का मुंह देखना पड़ा था किसको, धर्मपाल को। धर्मपाल हार गया था। ठीक है, तभी तो कन्नौज से उसको पीछे हटना पड़ा। तो इतना बस समझ लो कि जो राष्ट्रकूट तो वो चले गए थे दक्कन की तरफ, उस टाइम इसके लिए जगह खाली छोड़ गए, किसके लिए, धर्मपाल के लिए। धर्मपाल ने इसका फायदा उठाया और कन्नौज पर जिस टाइम पे प्रतिहार वंशों का राज था तो कन्नौज उन्होंने छीना लिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। लेकिन फिर से सूरज चमका, मतलब फिर से किस्मत चमकी, किसकी, प्रतिहारों की। किसके टाइम पे, नागभट्ट के शासनकाल में। तो उन्होंने क्या किया, फिर से लड़ाइयां छेड़ दी और जो धर्मपाल था उसको कन्नौज से पीछे हटना पड़ा और कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया, प्रतिहार वंश का अधिकार हो गया। अब एक जगह है मुंगेर। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट बोलते जा रहा हूं मैं, पूरी कहानी नहीं सुनता। मुंगेर के पास इन दोनों को लड़ना पड़ गया था, किसको, धर्मपाल को और पाल वंश के राजा और प्रतिहार वंश के राजा, इन दोनों में लड़ाइयां हुई तो जिसमें धर्मपाल हार गया था। अब बात करें धर्मपाल के बारे में हो गई। अगर मैं देवपाल की बात करूं तो धर्मपाल के बाद कौन आया, देवपाल। धर्मपाल का पुत्र देवपाल, धर्मपाल का पुत्र कौन है, देवपाल। अब देखो इसने शासन कहां तक किया, 810 ईस्वी तक किया। तो 810 ईस्वी से ये आया और इसने लगभग 40 साल शासन किया, 850 ईस्वी तक, किसने, देवपाल ने। ठीक है, इतना बस बहुत है। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होंगे, तो एक सुलेमान नाम का एक अरब व्यापारी था, सुलेमान, एक सुलेमान नाम का अरब व्यापारी, सुलेमान नाम का अरब व्यापारी भारत आया, किसके शासनकाल में, जी, धर्मपाल के शासनकाल में, सॉरी, धर्मपाल के शासनकाल में कौन आया था, सुलेमान नाम का एक अरब व्यापारी, वो भारत में आया था और भारत की उसने यात्रा की और यहाँ पे देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो धर्मपाल का पूरा वर्णन किया गया, मतलब जो पाल वंश था तो पाल वंश का उसने वर्णन किया है, देखा है कि क्या था क्या नहीं था। तो ये किसने किया था, तब सुलेमान ने किया था। ये अरब का था, अरब, अरबी बोलता था। ठीक है, अरब व्यापारी था, ये भारत आया था। अगर हम बात करें धर्मपाल की, एक महत्वपूर्ण बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। वो विश्वविद्यालय का नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, यहां पर लिख देता हूं, धर्मपाल ने विश्वशिला विश्वशिला विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वशिला नहीं विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, ये सेकंड नंबर पे आता कह सकते हो, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय पहले नंबर पे मानते हैं यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में पड़ती है। ठीक है, तो नालंदा के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और दोनों ही जो विश्वविद्यालय है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कह सकते हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर बिहार बने हुए थे, बौद्ध जो अनुयायी आते थे या फिर यात्री वगैरह आते थे वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर भी ऐसी था, विक्रमशिला में भी बौद्ध धर्म के लिए वो था कि बिहार वगैरह बने हुए थे, लोग बाग आते, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने करवाया था। अगर हम बात करें ये विश्वविद्यालय बना कहाँ था, तो इसकी स्थापना हुई थी मगध में। ठीक है, मगध में किस जगह हुई थी, गंगा तट पर एक पर्वत श्रृंखला के ऊपर। मगध में गंगा तट के ऊपर, लिख लेना, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो कहां पर बना था, मगध में, किसके, कहां पर, नर्मदा तट की एक पर्वत श्रृंखला के ऊपर बना था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें प्रतिहार वंश की, तो प्रतिहार वंश ये तो हो गया पाल वंश। अगर प्रतिहार वंश की बात करें तो प्रतिहार वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे, प्रतिहार वंश, जिसको हम गुर्जर प्रतिहार वंश भी बोलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इसका जो स्थापना हुई थी वो गुर्जर राष्ट्र में हुई थी, या फिर हम कह सकते हैं गुर्जर राष्ट्र को दक्षिण पश्चिम राजस्थान। ठीक है, किसकी? प्रतिहार वंश की। प्रतिहार, प्रतिहार वंश की स्थापना, इसको क्या बोल सकते हैं? गुर्जरा प्रतिहार। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? कि इसका जो उद्भव हुआ था वो हुआ था गुर्जर राष्ट्र। इसका उद्भव गुर्जर राष्ट्र में हुआ था, गुर्जर राष्ट्र, या फिर कह सकते हो दक्षिण पश्चिम राजस्थान। दक्षिण पश्चिम राजस्थान। ठीक है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में इसका उद्भव हुआ था। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो थे मालवा के शासक, मालवा के शासक बाण बाग भट्ट। ठीक है, मालवा के शासक, सॉरी बांग भट्ट नहीं, नागभट्ट, मालवा के शासक नागभट्ट। संस्थापक, संस्थापक कौन थे? मालवा के शासक नागभट्ट। ठीक है, मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम, जो बाद में बताया था नहीं, नागभट्ट द्वितीय भी थे। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय भी थे। तो संस्थापक कौन थे? मालवा के जो शासक थे नागभट्ट प्रथम, इन्होंने इसकी स्थापना की, किसके? प्रतिहार वंश की स्थापना की। और देखो नागभट्ट जो द्वितीय आया, इसके बाद कौन आया? नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। इसको हराया था राष्ट्रकूट के एक राजा थे, राष्ट्रकूट के एक राजा थे, कौन? गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को द्वितीय को हराया था। गोविंद नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने, गोविंद तृतीय ने हराया। राष्ट्रकूट के राजा थे गोविंद तृतीय, उसने क्या किया? नागभट्ट को हराया। जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखते जा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसके वास्तविक संस्थापक की बात करूं, वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है, ये तो केवल छोटे मोटे थे, इनको ज्यादा कोई नहीं जानता। जो मेन थे वो थे मिहिर भोज। ठीक है, भोज नाम के दो थे, ये एक मिहिर भोज है और एक और आएंगे, आगे आके पढ़ाऊंगा उसको, वो भोज बोल देंगे उनको। तो इसके जो वास्तविक संस्थापक की बात करें, जिन्होंने पूरा शासन संभाला, अच्छा खासा काम किया, वो थे राजा मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक थे, बेस्ट संस्थापक तो इन्होंने नागभट्ट प्रताप ने किए, लेकिन कोई खास बात नहीं थी इनमें कि कोई अच्छे प्रतापी राजा भी नहीं थे। तो वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया, यही इसके वास्तव में संस्थापक है, इन्हीं के नाम से सब लोग इनको जानते हैं। वैसे नागभट्ट वहां के नाम से कोई नहीं जानता था इस वंश को, तो इन्हीं के नाम से जानते थे। तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? मिहिर भोज। मिहिर भोज इसके वास्तविक, यही एक प्रभावशाली राजा माने जाते हैं, बहुत ही महान राजा, जिन्होंने अपनी राजधानी, जो राजधानी कहां पर बनाई थी? कन्नौज में। राजधानी कहां थी? कन्नौज में। जैसे कि अभी बताया था, कन्नौज में किसका राज था? प्रतिहार का। तो वो किसने बनवाई थी? मिहिर भोज ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए महान राजा थे, कन्नौज को राजधानी बनाया था। और ये थे कहाँ के, कौन से धर्म के मानने वाले थे? ये राजा थे ना विष्णु धर्म के मानने वाले थे, विष्णु धर्म के मानने वाले थे। और उपासक कह सकते हो, विष्णु धर्म के उपासक थे। अगर हम बात करें, देखो विष्णु धर्म के मानने वाले हैं, तो इन्होंने एक उपाधि मिली थी, आदि वराह की उपाधि। इनको कौन सी मिली थी? आदि वराह, आदि बराह की उपाधि किसको मिली थी? मिहिर भोज को मिली थी, आदि बराह की उपाधि मिली थी। अब भोज, फिर इसके बाद ज्यादा इसमें कुछ नहीं, जब हम हिस्ट्री और ज्यादा पढ़ेंगे ना एमपी में अगर आएगा तो देखेंगे इसके बारे में। और इसके बाद में बात करें तो इसका ये बेटा था, बेटे का नाम था महेंद्र पाल। ठीक है, बेटे का नाम क्या था? महेंद्र पाल था। इसका जो मिहिर भोज का जो बेटा था उसका नाम क्या था? महेंद्र पाल। बस इतना याद रखना। और इसके जो आखिरी संस्थापक है, प्रतिहार वंश के जो आखिरी संस्थापक थे, मतलब आखिरी जो राजा थे वो थे कौन? वो यशपाल। आखिरी राजा थे वो थे यशपाल। तो प्रतिहार वंश के आखिरी राजा कौन थे?
यशपाल, आखिरी राजा यशपाल थे। देखो दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गया इंपोर्टेंट फैक्ट पूरा। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं कहानी बताने से कोई मतलब बिल्कुल है नहीं है। और 2 महीने में अपन को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो एक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हमें लेना है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पहले से पता होगा। और अगर नहीं भी पता होगा ना, अगर आप ये महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ जाओगे, उसके बाद आगे पढ़ने की कोशिश करोगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं है। बस मैंने आपको कहानी नहीं बताई ना कि कैसा है, लेकिन पूरी फैक्ट तो आपको वैसे ही बता दिए कि ऐसा था, इसको ये उपाधि मिली थी। अब ये कैसे मिली थी, क्यों मिली, ये तो आप स्टोरी में पूरा पढ़ ही लोगे। अगर वैसे उनसे क्वेश्चन प्री में नहीं आते, प्री में आते हैं केवल फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब फैक्ट जो है। जैसे कि अगर आदि बरा की उपाधि किसको मिली थी, तो मेहर भोज को मिली थी। डर सा लगाना है अपन को, कहानी के तौर पर थोड़ा पता है क्यों मिली थी, कहाँ मिली थी, कब मिली थी, कैसे मिली थी। तो ये थोड़ी ना, अपन को तो केवल फैक्ट पता है, होना चाहिए। फैक्ट पता होंगे, अपन सीधे 4 ऑप्शन देखेंगे, टिक कर जाएंगे, बस सिंपल सी बात है। और जब मेंस की बात आएगी तो मेंस में भी लिखेंगे। अब तो वैसे ही मेंस में भी अपन को बिल्कुल फैक्ट लिखना पड़ेंगी, चीजें बिल्कुल एक्यूरेट चीजें लिखना पड़ेंगी। अब पूरा कॉपी पे पूरा स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। पहले इस फैक्ट को ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्री पहले तो निकालो, उसके बाद मेंस तो हो ही जाएगा। और मेंस के लिए पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ना, पढ़ो। जिसका अगर प्री में अच्छी खासी पकड़ है, वो कर सकता है आगे। तो अभी मेंस का भी थोड़ा पढ़ सकते हो आप, 1 महीना मेंस का पढ़ लो, उसके बाद आप प्री का पढ़ लेना। तो ये पहले महत्वपूर्ण तथ्य तो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। तो ये हो गया प्रतिहार वंश के बारे में। अगर मैं राष्ट्रकूट वंश की बात करूं, आखिरी वंश कौन सा है, क्योंकि 3 साम्राज्य का उदय लिखा था, तो तीसरा वो है राष्ट्रकूट वंश है। तीसरा कौन सा है, राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी, वो की थी दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट, ठीक है, स्थापना किसने की थी इसकी, दंती दुर्ग ने की थी 752 ईस्वी में लगभग। दंती दुर्ग ने, इसकी जो राजधानी थी मान्यखेट थी, मान्यखेट या फिर मालखेड़। राजधानी कहां पर बनाई थी उन्होंने अपनी, मान्यखेट, मान्यखेट या फिर मालखेड़, ठीक है, मान्यखेट बोल सकते हो या फिर मालखेड़ बोल सकते हो। ये यहाँ पर कहां पर पड़ता है, सोलापुर में, ठीक है, सोलापुर में पड़ता है। अगर हम प्रतापी राजाओं की बात करें, इनके जो महान राजा थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि मैंने बताया था, एक महान राजा तो गोविंद तृतीय थे, महान राजा। गोविंद तृतीय की बात क्यों कर रहा हूँ, जिनने किसको हराया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो गोविंद तृतीय थे उसने किसको हराया था, आपको ही पता होगा, ठीक है। गोविंद तृतीय ने किसको हराया था, नागभट्ट द्वितीय को हराया था। तो इसके महान राजा कौन होगा, ये तो गोविंद तृतीय, ये गोविंद तृतीय एक महान राजा होगा। ठीक है, शासनकाल की बात करें तो लिख सकते हो, गोविंद तृतीय उनका जो शासनकाल रहा वो रहा 793 से 814 ईस्वी तक, लगभग 21 साल इन्होंने शासन संभाला। उसके बाद आए अमोघ वर्ष, कौन, अमोघ वर्ष। इसके शासनकाल की बात करें तो इन्होंने भी लगभग, इन्होंने सबसे ज्यादा शासन संभाला अमोघ वर्ष ने, 64 साल लगभग इन्होंने शासन संभाला। तो 814 ईस्वी में अमोघ वर्ष आए और 878 ईस्वी तक इन्होंने शासन संभाला। इसके बाद आए कृष्ण, कौन, कृष्ण प्रथम, कौन आए, कृष्ण प्रथम आए। एक राजा थे ध्रुव, जिसने किसको हराया था, मैंने बताया था, राजा ध्रुव ने किसको हराया था, धर्मपाल को हराया था, ठीक है। गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण प्रथम, राजा ध्रुव। तो ये इनके महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो मैंने जो बताते भी गया हूँ कुछ कुछ चीजें इसमें। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो चीज देख रहे हैं, एलोरा की जो पहाड़ियां हैं, आपने सुना होगा एलोरा की प्रसिद्ध पहाड़ियां गुफाएं हैं। तो एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, उसमें कैलाश नाथ का जो मंदिर बनवाया था, वो बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। इसने किसका निर्माण कराया था, कैलाश नाथ मंदिर, कैलाश नाथ मंदिर कहाँ पर, एलोरा में, एलोरा की गुफाएं, ठीक है। एलोरा की गुफा में कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ का मंदिर बनवाया था। और बता दूं जो अमोघ वर्ष था वो कौन था, वो जैन धर्म का अनुयायी था,
ठीक है, ज्यादातर जो मंदिरों का निर्माण हुआ ना वो राष्ट्रकूट शासन में ही हुआ, राष्ट्रकूट काल में ही ज्यादातर मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो कृष्ण प्रथम की बात आ गई, कैलाशनाथ मंदिर जो कि एलोरा की गुफा में बनवाया था, अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और बात करें इंद्र तृतीय, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिख लेना इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय। तो इंद्र तृतीय भी थे, इसके शासन काल में एक वो आया अल मसूदी, ठीक है, अल मसूदी। अल मसूदी कब आया, किसके शासन काल में आया था, इंद्र तृतीय के काल में कौन आया, अल मसूदी। अल मसूदी इंद्र तृतीय के शासन काल में आया, आपको दिख रहा होगा अल मसूदी लिखा है, अल मसूदी। अल मसूदी किसके शासन काल में आया, इंद्र तृतीय के शासन काल में आया। इसने क्या किया, भारत को एक सर्वश्रेष्ठ जो राजा माना था या शासक माना था, वो किसको माना था, राष्ट्रकूट वंश को माना था। अल मसूदी ने भारत जब आया ये, तो भारत आके जो सबसे प्रतापी राजाओं में से या वंश में से माना वो राष्ट्रकूट वंश को ही माना। ठीक है, इसको जो इंद्र तृतीय है ना, ये अंतिम राजा हैं इस राजवंश के, अंतिम राजा लिख लेना, अंतिम राजा, अंतिम राजा कौन है, कृष्ण तृतीय। ठीक है, कृष्ण तृतीय अंतिम राजा थे राष्ट्रकूट साम्राज्य के, राष्ट्रकूट वंश के। और बात करें एलोरा की पहाड़ियों में जो गुफाएं बनी है, एलिफेंटा की जो गुफाएं बनी है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे गुहा मंदिर, कौन सा मंदिर, गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। यहाँ लिख देना एलोरा तथा एलिफेंटा, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। क्या किया उन्होंने, गुहा मंदिर, गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट ने ही करवाया था। एलोरा और किसमें, एलिफेंटा में, एलिफेंटा लिखा है, एलिफेंटा गुफा में जो गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। अगर हम बात करें, देखो जैसे कि एलोरा की बात चल रही है तो एलोरा के कुछ फैक्ट और लिख लेते हैं। तो एलोरा की जब बात चल रही है तो एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं एलोरा की गुफाएं, कितनी है, 34। तो इसमें जो 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं ना वो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, और 13 से 29 तक हैं वो हैं हिंदू धर्म से। यहाँ लिख देना बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित। और जो 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो हैं जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हमारे आज के टॉपिक के, और ज़्यादा लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी खिंच जाएगी। ठीक है, तो अगले टॉपिक की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरे राजवंश के जो महत्वपूर्ण तथ्य, प्री के हिसाब से मोर देन सफिशियंट है, आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ने के बाद आप अगर एनसीईआरटी या कहीं से भी महत्वपूर्ण जो बुक है उनसे कवर करोगे ना, बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे फैक्ट कवर हो गए हैं इतने कम समय में, इतने ज्यादा फैक्ट आप देख सकते हो। बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं यहाँ पे कि आप कोई सी भी किताब उठा लेना आपको दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगी, अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस चैनल को, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू, बाय।